Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dosto. So viewers, today I have selected a topic on the 18th Amendment passed in Pakistan to make you understand that what is 18th Amendment, its silent features, its impacts and way forwards. In introduction, if you are going to write an introduction, you must write that the 18th Amendment in the 1973 Constitution of Pakistan was passed on April 8, 2010 by the National Assembly of Pakistan. It was passed by the Senate on April 15, 2010. It became an act of parliament where President Asif Ali Zardari signed the bill on April 19, 2010. It was a landmark achievement in the constitutional history of Pakistan. The main work of amendment was removing power of the president to dissolve parliament and renaming Northwest Frontier to KPK. Also, provinces were given more subjects and financial resources. The amendment includes 102 important articles and has made the 1973 Constitution more democratic. दोस्तों, आपने ये सब याद रखना है कि ये कब पास हुआ। 8 अप्रैल 2010 में ये पास हुआ, नेशनल असेंबली ने पास किया। फिर सेनेट ने पास किया 15 अप्रैल 2010 को, और आसिफ अली जरदारी साहब ने जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 19 अप्रैल 2010 में ये पास कर दिया। 18th अमेंडमेंट में जो है कितने आर्टिकल्स आते हैं? 102 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं, और यही वो 18th अमेंडमेंट है जिसने पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को मोर डेमोक्रेटिक, ज़्यादा जमहूरी बना दिया। चले तो अब नीचे आते हैं, इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, उन पर बात कर लेते हैं। दीज आर दी साइलेंट फीचर्स ऑफ द अमेंडमेंट। आप देख सकते हैं। रिड्यूस्ड, फर्स्ट है कि रिड्यूस्ड द पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स। अब किस तरह से, हाउ दे रिड्यूस्ड, हाउ दिस एक्ट एंड अमेंडमेंट, हाउ दिस अमेंडमेंट रिड्यूस द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो पहले देख लेते हैं कि भाई if I talk in totality, the amendment reduced the powers of the president to dissolve parliament. प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकते थे, लेकिन इस अमेंडमेंट ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया, वो नहीं कर सकते। ठीक है, उस टाइम पावर किसके पास हुआ करती थी, आपने ये चीज़ देखनी है। सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट के पास पावर हुआ करती थी। प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ, आई थिंक थ्रू दी 17th Amendment Act in December 2010, he enhanced the powers of president. लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस 2002 में जो आया, वो भी मुशर्रफ साहब ने कर दिया। और उसके अलावा अगर हम देखें इन दिस टेक्स्ट, आर्टिकल 52B जो था, 58(2)B, वो भी रिमूव कर दिया गया। यहाँ पे फर्स्ट में आएंगे तो हम कहेंगे कि भाई प्रेसिडेंट्स के पावर्स जो है वो कर्टेल हो गए। दूसरे नंबर पे आते हैं रीनेमिंग के NWFP टू KPK। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ पाकिस्तान का नया नाम रख दिया गया खैबर पख्तूनख्वा। उसके बाद आते हैं, ये वहाँ के लोग चाहते भी थे, ओमिजन ऑफ कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट फ्रॉम 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। इन दी 18th अमेंडमेंट इट रिमूव द कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट फ्रॉम द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। The purpose was to enhance provincial autonomy. It was a list of areas where both the provinces and the federal government could legislate. अब ये लिस्ट थी जहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत जो है साथ बैठ के कानून साजी किया करते थे। उसमें क्या हुआ, ओमिशन जो इसका हुआ कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट का 73 कॉन्स्टिट्यूशन से, तो इसने सूबों को और भी ज़्यादा खुद मुख्तियारी दे दी। फिर आते हैं रिमूवल ऑफ जनरल ज़ियाउल हक नेम फ्रॉम दी टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जनरल ज़ियाउल हक का जो नाम था कॉन्स्टिट्यूशन की लिखत में, वो ख़त्म कर दिया गया। फिफ्थ पे आते हैं लिफ्टिंग दी बैन ऑफ लिमिटिंग टर्म्स ऑफ बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। अब देखिए, जनरल मुशर्रफ ने बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को साइड में रखने के लिए
इस चीज़ को लिमिटेड बना दिया गया था कि कोई भी जो है प्राइम मिनिस्टर 2 टाइम्स जो है सर्व कर सकता है या फिर सीएम बन सकता है, चीफ मिनिस्टर। तो फिफ्थ में क्या हुआ, लिफ्टिंग दी बैन ऑफ लिमिटिंग टर्म्स ऑफ बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। वो जो बैन था 2 दफ़ा बनने का, उसको हटा दिया गया। अब आप प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर 2 दफ़ा से ज़्यादा बन सकते हैं। रिपीलिंग 17th अमेंडमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस। 17th जो अमेंडमेंट थी जो जनरल मुशर्रफ ने पास की थी और लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस था, उसे ख़त्म कर दिया गया, उसे रिपील कर दिया गया। अब आ जाते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। सीसीआई जो थी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इसको जो है रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, फिर से बनाया गया। अब इस बार हुआ ये कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो है इट वाज प्रपोज्ड दैट द प्राइम मिनिस्टर विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। ये सामने रखा गया कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद चेयर करेंगे इस काउंसिल को, हेड वही होंगे। और उसके अलावा ये जो काउंसिल है हर 90 दिन में एक दफ़ा मिलने के लिए पाबंद होगी। 8th पे आ जाते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ सुपीरियर जजेस। सीनियर मोस्ट एंड सुपीरियर जजेस जो थी उनकी जो तकर्री और मुकर्री हुआ करती थी। तो इन दिस अमेंडमेंट ऑल्सो इट वाज प्रपोज्ड द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुपीरियर जजेस। इस अमेंडमेंट में एक तरीका जो है रखा गया सुपीरियर जजेस को अपॉइंट करने के हवाले से। उसमें वो क्या था कि जुडिशल कमीशन जो है वो नॉमिनेट करेगी, तरीका बताएगी और नॉमिनेशंस भेजेगी। कहाँ पर? पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट्री कमीशन जो है वो डिसाइड करेगी कि किसको अपॉइंट करना है। 9th पॉइंट में आ जाते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है अपॉइंटमेंट उसकी मुकर्री कौन करता, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से था। ट्रेजरी एंड अपोजिशन जो थे उनकी एक मुश्तरका राय अमल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट होते हैं। आपने इस पॉइंट को याद रखना है। नंबर 10th पे आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब इस्लामाबाद में जो है ना हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया, लेकिन आपने एक और चीज़ याद रखनी है, इसकी बेंचेस जो है, आपने एक चीज़ भूलनी नहीं है कि इसकी बेंचेस भी बनाई गई थी। एक थी मिंगोरा में और दूसरी थी तुर्बत में। 11 नंबर जो हमारा पॉइंट है, साइलेंट फीचर है, वो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़ अप टू एज 16। आर्टिकल 25 आर्टिकल 25A में ये मेंशन किया गया कि 16 साल तक लड़की हो या लड़का सबको ज़रूरी और फ्री तालीम, मुफ्त तालीम मुहैया की जाएगी। आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है डेवोल्यूशन ऑफ फेडरल मिनिस्ट्रीज टू प्रोविंसेस। कौन सी मिनिस्ट्रीज़ थी जिन्होंने अपनी पावर जो है डिवॉल्व कर दी सूबों की तरफ? आपने यहाँ पे देखना है कि एजुकेशन, एनवायरनमेंट था, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर था, हेल्थ, लेबर एंड मैन पावर, लोकल गवर्नमेंट स्पोर्ट्स थी, टूरिज़्म, वुमेन डेवलपमेंट, यूथ अफेयर्स जो है वो फेडरल लेवल से ख़त्म करके सूबों को दे दिया गया। ज़कात एंड नुशुर था और सोशल वेलफेयर भी जो है अबॉलिश करके फेडरल लेवल से सूबों को दे दिया गया। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट्स इस चीज़ के क्या थे। 18th अमेंडमेंट के जो इम्पैक्ट्स थे वो आपने देखना है कि फर्स्ट है कि ब्रॉडनिंग दी डेफिनेशन ऑफ ट्रीजन। अब जो गद्दारी की जो वस्फ थी उसमें इजाफा कर दिया गया, उसकी जो है सिफत को बड़ा बना दिया गया। नेक्स्ट है द 18th अमेंडमेंट प्रोवाइड्स द प्रोविंसेस विद स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब 18वीं तरमीम से ही जो है ना सूबों को कानून साजी और जो माली खुद मुख्तियारी है वो ग्रांट हुई, उनको मिली। थर्ड है द 18th अमेंडमेंट हैज़ टर्न द कंट्री इनटू अ ट्रू फेडरेशन। यही 18वीं तरमीम तो है जिससे जो है हुकूमत ने ये साबित किया कि हमारे पास एक सच्ची और हकीकी वफाकी जो है हुकूमत है। Another point है the restructuring of the NFC award, the most important legacy of the 18th amendment। 18वीं तरमीम की सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है NFC अवार्ड को फिर से बनाया गया। फंड्स रीअलोकेट हुए और किस तरह से हुए आगे जाके उनको डिस्कस किया जाएगा। 57.5 सूबों में तकसीम होना था
और जो बाकी 42.5 है वो रखा गया फेडरेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, दी 18th अमेंडमेंट डील्स विद सिविल राइट्स। अब इससे 18th अमेंडमेंट में जो है ना सिविल राइट्स भी अच्छे खासे दिए गए। अब आते हैं इस टॉपिक की क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ। बहुत से लोग तनकीद भी करते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, क्रिटिक्स का भी एक अलग ही स्कूल ऑफ थॉट है। तो हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज्ड है, कहाँ पे कौन से क्रिटिक्स ने किस तरह से इसको क्रिटिसाइज़ किया है, उनके पॉइंट्स और दलीलों को मद्देनज़र रखेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, जो दलील है लोगों का, वो ये है कि इट प्रोवाइडेड प्राइम मिनिस्टर विद द अनचेक्ड पावर। नो डाउट ये कह रहा है कि जो वज़ीर आज़म है उनको अनचेक्ड, नाकाबिले रोक जो है ना ताकत दी गई है इस अमेंडमेंट में। ये सच है। दूसरा आर्ग्यूमेंट, दूसरा दलील है इनका, अलाउड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर मोर देन ट्वाइस। अब 2 बार से ज़्यादा वज़ीर आज़म बना जा सकता है, ये भी सच है। थर्ड आर्ग्यूमेंट है इनका, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ लेफ्ट विद मीगर रिसोर्सेज टू मीट इट्स नीड्स। अब देखिए फेडरल गवर्नमेंट NFC अवार्ड में उसका शेयर बहुत कम है, तो ये मेरे ख्याल से ठीक ही है। इन्होंने दलील तो वैलिड और लॉजिकल है कि उन्होंने खुद के लिए रिसोर्सेज कम रखे, सूबों को जो है ज़्यादा दे दिया। और सूबों को ज़्यादा देना भी गलत नहीं है, बुरा नहीं है। तभी हमने पहले इसको कहा था कि ये जो है हकीकी वफाक जो है अब जाके साबित किया है उन्होंने खुद को। उसके बाद आते हैं अदर पॉइंट पे कि दी 18th अमेंडमेंट हैज़ फेल्ड टू मटीरियलाइज दी एम्पावरिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, आर्टिकल 140A। अब ये इस तरह से कह रहा है कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर जो होता है कि फेडरेशन ने अपनी ताकत सूबों तक तो दे दी, लेकिन सूबे जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या लोकल गवर्नमेंट लेवल पे जो है पावर जो है ताकत मुंतकिल नहीं कर रहे, तो इसे एक किस्म का फेलियर माना जाएगा। दूसरा पॉइंट है, इट हैज़ रिजल्टेड इन वीकनिंग द अथॉरिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। इससे क्या हुआ है कि वफाकी जो हुकूमत है उसकी जो अथॉरिटी अख्तियारात है उसमें एक अच्छी खासी कमी आई है। लास्ट पॉइंट है, द 18th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड सम अनडेमोक्रेटिक क्लासेस। अब कुछ गैर जमहूरी जो है इन्होंने क्लासेस इंट्रोड्यूस कराए हैं। अब वो गैर ज़रूरी जो क्लासेस हैं वो कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अनडेमोक्रेटिक क्लासेस में सबसे पहले आप आएंगे तो आप ये देखेंगे कि 18th अमेंडमेंट के मुताबिक कोई भी नॉन मुस्लिम जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। सिर्फ मुस्लिम मेंबर हो नेशनल असेंबली का, वही जो है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन सकता है। अब इससे होता यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक स्पिरिट है वो मीनिंगलेस हो जाता है। I think the Constitution should treat all citizens equal regardless of their faith and color, जो कि इस अमेंडमेंट में जो है नज़रअंदाज किया गया है, इग्नोर किया गया है। अब आते हैं वे फॉरवर्ड पे कि क्या रास्ते हैं इसको अच्छा और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो है ना, प्रोविंसेस शुड डिवॉल्व देयर पावर्स टू लोकल गवर्नमेंट्स इन लेटर एंड स्पिरिट to ensure the true essence of 18th Amendment and democracy। अब जमहूरियत और 18वीं तरमीम का जो है ना असली जो है फ़ायदा उठाने के लिए इनको चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो फेडरेशन प्रोविंसेस तक डिवॉल्व कर रही है पावर, सूबों को भी जो है आगे लोकल गवर्नमेंट तक डिवॉल्व करना चाहिए। द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स इन दिस अमेंडमेंट शुड बी एड्रेस्ड। अब जो डिस्क्रिमिनेशन रखा गया है नॉन मुस्लिम्स के लिए वो भी उसको भी एड्रेस करना चाहिए। कैपेसिटी प्रॉब्लम्स होते हैं सूबों में वो एड्रेस करने चाहिए, वो भी एक मुख्तसर वक्त के अंदर। इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाएं, फिस्कल हो, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, शुड बी इंश्योर्ड। इनका जो है यकीन दहानी कराएं। ये कॉन्स्टिट्यूशन अब तक इतना डिलीवर नहीं कर पाया जितना मैं जानता हूँ। डिबेट शुड बी देयर टू इंश्योर इफेक्टिवनेस शुड बी रिजॉल्व्ड थ्रू नेगोशिएशंस। अब वहाँ पे हमेशा जो है ना बहस होनी चाहिए कि जो इफ़ेक्टिवनेस है गवर्नमेंट की वो होनी चाहिए और बातों के ज़रिए जो है चीज़ों को हल करना चाहिए। उसके बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो मूव्स होते हैं उनको इनकरेज करना चाहिए या मॉडिफाई करना चाहिए इस अमेंडमेंट में। इट शुड बी डन थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आई थिंक। रिगार्डिंग द डिवॉल्व्ड एजुकेशन सेक्टर, द फेडरल गवर्नमेंट
should have powers to develop and introduce similar syllabus and the method of teaching across the country with input from provincial ministries. Moreover, provinces must devolve powers to local governments to run and manage schools instead of concentrating powers at provincial education ministry. उन्हें भी जो है अख्तियारात नीचे तक जो है डिलीवर करने चाहिए, सिलेबस एक होना चाहिए हमारा, और फेडरल गवर्नमेंट जो है उसे भी सेम सिलेबस डेवलप करना चाहिए जो पूरे कंट्री में पढ़ाया जाए। अब आते हैं रिगार्डिंग दी डिवॉल्व्ड हेल्थ सेक्टर। सेंट्रलाइज्ड चेकिंग अथॉरिटी हो हेल्थ सेक्टर सर्विसेज में तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रोविंसेस मस्ट ब्रॉडन देयर टैक्स बेसिस। अब वो टैक्स कलेक्शन में जो है प्रोविंसेस बहुत पीछे हैं, तो उनको टैक्स जो नेट है उसको बढ़ाना चाहिए। Provinces must get a say in taxation planning as many ministries, government and government functions have been devolved to provinces. देखिए टैक्स नेट में जो है ना प्रोविंसेस बहुत पीछे जा रहे हैं, तो हमें ये करना है कि टैक्स नेट जो है ज़्यादा बढ़ाना है। फेडरेशन के कोलिएशन से ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। प्रोविंसेस मस्ट गेट अ से इन अब हम आगे आते हैं। टर्म लिमिट जो है ना प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनने के लिए, इट शुड बी डिस्करेज्ड, क्योंकि ये डायनास्टिक पॉलिटिक्स की तरफ हमें लेके जाता है। जो शाही खानदान पहले हुकूमत किया करते थे, एक गया तो दूसरा आएगा, तो टर्म जो है ये ख़त्म करना चाहिए। अब लास्ट में मैं इसे कंक्लूड करूँगा, तो मैंने कंक्लूजन तो अपने पास लिखा है, तो मैं आपको इसी तरह से ओरली बता देता हूँ, इंग्लिश में आप जो है इसे समझ लें। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। कानून जो होता है एक जिंदा कागज़ की तरह होता है। इट एक्सेप्ट्स चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम एज पर द नीड्स। ज़रूरत के मुताबिक जो है ये हर तब्दीली को जो है कबूल करता है। नो अमेंडमेंट और आर्टिकल इज़ डिवाइन। ये जो भी तब्दीलियाँ कानून में आती हैं या आर्टिकल है, ये कोई पाक या मुकद्दस नहीं है। इट इज़ सब्जेक्ट टू चेंजेस। ये तब्दीलियों के हवाले से है। Therefore, the debate on the 18th Amendment should be encouraged. However, any change in the Constitution should be brought by elected representatives, not through unconstitutional means. Flaws in this amendment should be rectified. This is the true spirit of democracy. इस पे बहस व मुबाहिसा जो है उसे इनकरेज करना चाहिए। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी तब्दीलियाँ होती हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो ना हो। जो भी फ्लॉज हैं इस अमेंडमेंट में उनको सही किया जाए। यही जो है जमहूरियत की असली रूह। तो थैंक यू। इसके साथ हमारा ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपने कुछ ना कुछ समझा होगा, कोई क्लैरिटी आपके माइंड में ज़रूर आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप वगैरह में आपके ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे भी शेयर कर दें, लाइक कर दें, और कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में अपना छोड़ दें। थैंक यू। Allah Hafiz. Good luck.